हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे हमारे CSEET सिलेबस का EBE यानी कि इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपके सिलेबस का एक ऐसा पोर्शन है बच्चों जो कि आपको काफी जाना पहचाना नजर आएगा, क्योंकि आपने 11-12 में आई एम श्योर इकोनॉमिक्स पढ़ा है और OC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स या फिर सिर्फ कॉमर्स नाम से या बिजनेस स्टडीज नाम से, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से बोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का भी थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर पढ़ा होगा। ठीक है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए। ठीक है ना, कैरी मिनाटी नहीं बनना मुझे। चलिए, तो डीडी इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए लेके आया है चैप्टर 1, डिमांड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जो लोग इससे पहले CS फाउंडेशन वगैरह का पोर्शन देख चुके हैं तो वहां पे ये सारे अलग अलग चैप्टर्स थे। डिमांड एक अलग चैप्टर था, सप्लाई एक अलग चैप्टर था और फॉर्म्स ऑफ मार्केट अपने आप में 2 चैप्टर्स में डिस्कस किया गया था, जिसमें एक में इक्विलिब्रियम्स को पढ़ते हैं और एक में सिर्फ फॉर्म्स ऑफ मार्केट को पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में यहां पे क्या किया गया है, सारे चैप्टर्स को एक ही चैप्टर के अंदर ठूस दिया गया है। इसकी वजह से आपकी परेशानियां थोड़ी बढ़ जाती है, बिकॉज अगर वो किसी टॉपिक को फ्लीटिंगली मेंशन भी कर देते हैं, बातों बातों में थोड़ा सा उस टॉपिक का जिक्र भी कर देते हैं, तो उनके पास ये एलिबाई रहती है कि भैया देखो, हमने तो सिलेबस में ये पोर्शन दिया था, हमने किताब में इसका नाम भी दिया था। अब आपकी जिम्मेदारी होती है उसे डिटेल में पढ़ने की, उसे डेप्थ में पढ़ने की। हालांकि ICSI इस तरीके से बहुत ज्यादा तंग अपने बच्चों को नहीं करता है और बहुत ज्यादा अनरिलेटेड पोर्शंस के क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट स्टिल CSET का अभी तक बच्चों आज एक भी पेपर हुआ नहीं है। सो नोबडी हैज एनी प्रेसिडेंस। हमारे पास में कोई सेट एग्जाम्पल्स या उदाहरण मिसाल नहीं है जिसके बेसिस पे हम कोई पुख्ता डिसीजन ले सकें। तो हम एक कोशिश करेंगे मॉडरेट टू हाई लेवल पे डेप्थ में जाने की, ताकि हमारे पास में सारा सेफ्टी बफर रहे कि भाई जितना दिया हुआ था उससे हमने ज्यादा ही पढ़ा। थोड़ा बहुत 19-20 अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो भी हम कहीं पे लड़खड़ाएंगे नहीं, अटकेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, डिमांड वगैरह को समझने के लिए आपको यहां पे वर्ड लिखा है मैंने, नीड। नीड क्या होती है बच्चों? नीड, वांट और डिमांड, क्या ये तीनों शब्द एक ही मायने रखते हैं? नीड, वांट और डिमांड, क्या इन तीनों का मीनिंग सेम है? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ऑफ कोर्स सर, हमें बच्चा समझ रखा है क्या? हम भी जानते हैं नीड अलग होती है, वांट अलग होती है और डिमांड अलग होती है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए नीड क्या होता है? नीड की अगर मैं बात करूं तो नीड होता है एसेंशियल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये वो जरूरतें हैं जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, उसे इन जरूरतों की पूर्ति करनी होती है। इन जरूरत को पूरा करने के लिए वो जिस चीज की चाह करता है वो उसकी वांट है, वो उसकी वांट है। मतलब क्या हुआ? देखिए, आज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाऊंगा। ये MBA के समय में हम लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ाया जाता था, तो उसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा जिक्र करूंगा। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, एंड एनी विच वेज वी आर प्रिपेयरिंग टू बी मैनेजर्स, एंड मैनेजर्स सारी चीज़ों का जनरल नॉलेज थोड़ा थोड़ा रखते ही हैं। ठीक है जी, तो नीड की अगर मैं बात करूं तो इंसान की ज़रूरतों के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली हम सब ने सुना है रोटी कपड़ा मकान, राइट। अब एक और ज़रूरत, कंसिडरिंग कोविड एंड सच पैंडेमिक्स, मैंने यहाँ पे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की ज़रूरत भी मेंशन करी है। तो अपने कह सकते हैं जी, 4 चीज़ें मांगे इंसान, रोटी कपड़ा स्वास्थ्य मकान। ठीक है जी, इंसान को 4 चीज़ें चाहिए,
वो उसकी नीड्स हैं, उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और मकान चाहिए। तो जो आप सबने पढ़ा है, बस उसमें स्वास्थ्य मैंने ऐड करा है। तो ये 4 चीज़ें इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं। बट यहाँ पे जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि नीड जो होती है, क्या उसे क्रिएट किया जा सकता है? हम सब पढ़ते हैं कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती है, हम मार्केटिंग की दुनिया में घिरे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई मार्केटियर नीड क्रिएट कर सकता है? कैन अ मार्केटियर क्रिएट अ नीड? अब ये लाइव क्लास होती है तो हम लोग बहुत देर इस पे चर्चा करते हैं, बट ऑब्वियसली हम एक वीडियो माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो टू वे पार्टिसिपेशन हो पाना यहाँ संभव नहीं है। बट मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मुझे काफ़ी सारे आंसर्स दिए और उनमें से कुछ आंसर ऐसे थे कि हाँ सर, नीड क्रिएट करी जा सकती है। हम ये कहते हैं कि सर देखिए, जियो आया, उसने 2 GB इंटरनेट डेली देना स्टार्ट करा, और इससे पहले तक हमारे पास में 1 GB से 1 महीना काम चल जाता था। लेकिन जब जियो ने 2 GB इंटरनेट हमें दिया तो आज वो हमारी नीड बन गई है। एक दिन में हमारा 2 GB खत्म हो जाता है और हम चरसियों की तरह 12 बजे रात का इंतजार करने लग जाते हैं कि कब हमें नया डेटा पैक स्टार्ट हो जाएगा, राइट? या फिर आप कह सकते हैं कि सर, जब वाईफाई था ही नहीं दुनिया में तो वाईफाई की नीड किसी को नहीं थी, लेकिन जब वाईफाई बन गया, इन्वेंट हो गया, तो वाईफाई की नीड हो गई। एयर कंडीशनर जब दुनिया में सर पैदा ही नहीं हुए थे, तब तक एयर कंडीशनर की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कोई नीड ही नहीं थी। लेकिन जिस दिन एयर कंडीशनर का इन्वेंशन हुआ, इजाद हुआ, उसके बाद से एसी हमारी जरूरत बन गया। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे 50 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। लेकिन आई वुड स्टिल वांट टू से, और आप तर्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप अपनी राय लिख सकते हैं एंड वी कैन अगेन टॉक अबाउट इट। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी नीड क्रिएट नहीं की जा सकती। नीड कैन नॉट बी क्रिएटेड। आप कितने ही अच्छे मार्केटियर क्यों ना हो, आप कितनी ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी क्यों ना हो, आपका मार्केटिंग बजट कितने ही करोड़ रुपए का क्यों ना हो, लेकिन आप किसी के मन में नई नीड क्रिएट नहीं कर सकते। किसी इंसान के लिए नई नीड आप पैदा नहीं कर सकते। इंसान सारी नीड्स लेके ही पैदा होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? इंसान जब पुराने इंसान जब पैदा हुए वो तो वाईफाई की नीड लेके पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आज जो बच्चा पैदा हो रहा है 2 साल का होता है तो वो मोबाइल पे गेम खेलने लग जाता है, तो आज तो सर वो मोबाइल की नीड लेके पैदा हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस थोड़ा सा सरफेस को स्क्रैच करते हैं, थोड़ी सी सतह को स्क्रैच करते हैं और थोड़ा अंदर जाके इसको समझने का प्रयास करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं कहता हूं जब मैं कहता हूं खाना, आप मुझे ये बताइए, खाना मेरी नीड है या बर्गर मेरी नीड है? भूख मिटाना मेरी जरूरत है या बर्गर खाना मेरी जरूरत है? आज अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, तो उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि बर्गर खाना आपकी जरूरत है, राइट? आपके शरीर को पोषण की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है, और वो बर्गर के माध्यम से भी हो सकता है, पिज्जा के माध्यम से भी हो सकता है, इडली सांभर वड़ा के माध्यम से भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं मिलता है तो बेयर ग्रिल्स की तरह आप जंगलों में न जाने क्या क्या चीजें खा सकते हैं, राइट? टू सर्वाइव, सो टू सर्वाइव इज द ह्यूमन नीड, एंड फॉर सर्वाइवल वी आर लुकिंग फॉर न्यूट्रिशन, राइट? अब आप कहेंगे नहीं सर, लेकिन टेस्टी खाना हमारी ज़रूरत है, राइट? तो टेस्टी खाना की ज़रूरत तो मैगी के आने से पहले थी, बर्गर के आने से पहले थी। हम जब बहुत बेसिक खाना भी खाया करते थे तो भी हम प्रयास तो करते होंगे उसे टेस्टी बनाने का। आज उसे टेस्टी बनाने के और तरीके हमारे पास में आ गए हैं। आज उसे टेस्टी बनाने के और तरीके हमारे पास में आ गए हैं। आज अगर मैं इंटरनेट की बात करूं, वाईफाई की बात करूं, तो जब वाईफाई नहीं था तो हम इंटरनेट यूज़ करते थे। आंसर इज यस सर, करते थे। ब्रॉडबैंड से यूज़ करते थे। अच्छा चलो, जब ब्रॉडबैंड का इंटरनेट भी नहीं था तो हम क्या करते थे? डायल अप नेटवर्क हुआ करता था, ठीक है जी सर। डायल अप इंटरनेट ही नहीं था सर, ठीक है। आज हम इंटरनेट को किस काम के लिए यूज़ करते हैं? सर कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो आप समझिए ज़रूरत क्या है, वॉट इज़ द नीड? नीड थी एंटरटेनमेंट,
मनोरंजन करना है मुझे, या नीड थी कम्युनिकेशन। जब ईमेल नहीं था दुनिया में तो क्या हम कम्युनिकेट नहीं करते थे? करते थे सर, चिट्ठियां लिखा करते थे, फोन पे बात किया करते थे। फोन नहीं था तो चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी नहीं थी तो हम पेड़ों पे चढ़ के टार्जन बना करते थे, लेकिन कम्युनिकेट तो हम तब भी किया करते थे। इंसान जब पैदा हुआ तब से उसकी कम्युनिकेशन की जरूरत थी, और उस समय भी उसकी कम्युनिकेशन की जरूरत को पूरा किया जा रहा था, राइट? तो उसी तरीके से अलग अलग नीड्स हमारी हैं, और उनको पूरा करने के तरीके बदलते जा रहे हैं, वो डेवलप होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, नीड्स हमारी लिमिटेड हैं। नीड्स में कोई अनलिमिटेड वाली बात नहीं है, वांट्स अनलिमिटेड हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब इंसान के पास में ये टेस्ला की गाड़ियां नहीं थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं थे, तो क्या इंसान ट्रांसपोर्ट नहीं करता था? जी हाँ सर, ट्रांसपोर्टेशन तो होता था। तो कैसे होता था? नॉर्मल गाड़ियों से होता था, उससे पहले बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से होता था, उससे पहले कुछ नहीं था तो पैदल होता था। यानी कि इंसान की जो मोबिलिटी है, जो मूव करने की उसकी इच्छा है, जो उसकी ज़रूरत है, वो पहले भी होती थी, आज भी होती है। हाँ, आज उस नीड को पूरा करने के तरीके बेहतर हो गए हैं। आज यू कैन टेक अ फ्लाइट एंड यू कैन रिड्यूस द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू बॉम्बे टू 2 आवर्स, जो कि शायद जब बैलगाड़ी से जाते तो हमें शायद महीनों लग जाते, राइट? आने वाले समय में इससे कोई और बेहतर जरिया आ जाएगा। आने वाले समय में आज हाइपर लूप वगैरह बना रहे हैं इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं। तो वो हाइपर लूप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वैक्यूम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा फास्ट कर देगा। तो वो मेथड्स बदलते रहेंगे। तो टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद में पेजर आया, पेजर के बाद में मोबाइल आया, मोबाइल के बाद में स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के बाद में अब न जाने और स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, और पता नहीं क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी, जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेट करने का जरिया बदलता जाएगा। बट नीड तब भी वही रहेगी, ज़रूरत तब भी वही रहेगी कि हम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, वो हमारी नीड है। बात को समझिए, और अगर समझ में आती है ये बात तो लिखिएगा, नहीं समझ में आती है तो भी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इसके बारे में और कोई चर्चा करना चाहते हैं, आपके पास में कोई और पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप ये काउंटर करना चाहते हैं कि नहीं सर, नीड पैदा करी जा सकती है, ठीक है? किसी भी एंगल में आप सोचिए। अगर आप कहते हैं कि सर वैक्सीनेशन आ जाता है कोविड का, तो कोविड की वैक्सीनेशन जब तक नहीं थी तब तक उसकी नीड नहीं थी। जब आ गई तो वो एक नीड बन गई, हर कोई उसे लेना चाहता है। तो मुझे एक बात बताइए, आपकी ज़रूरत कोविड से बचना है कि स्वस्थ रहना है? आपकी ज़रूरत स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने की ज़रूरत हमेशा से थी। जब से सृष्टि बनी तब से इंसान अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है। उस समय की ज़रूरत अलग थी, उस समय के चैलेंजेस अलग थे, तो उस समय की बीमारियों से बचने का तरीका भी अलग था। आज की चैलेंजेस अलग है, बीमारियां अलग है, तो उससे बचने का तरीका बदलता जा रहा है। तो ज़रूरत लेकिन फिर भी वही रहती है। बात समझिए, फैशन चेंज होता है तो हम कपड़े पहनने का तरीका बदल लेते हैं, लेकिन जब दुनिया बनी होगी तब हम पत्तों में ही अपने आप को ढका करते थे, तो भी ज़रूरत तो थी, वो नीड तो थी, अपने आप को क्लोथिंग के थ्रू कवर करने की, या अपने आप को क्लोथिंग के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। इस बात को अब यहीं छोड़ते हैं। थोड़े आप और बड़े हो जाएंगे, एमबीए की तैयारी वगैरह करेंगे, तो दोबारा आपसे शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलूंगा और इस बात पे और चर्चा करूंगा। फिलहाल फटाफट सीएस ईईटी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो वांट पे मैं आ जाता हूं। वांट की अगर मैं बात करूं तो नीड मेरी थी भूख, मुझे अपनी भूख मिटानी थी। इसके लिए मैं, देर आर फ्रूट्स एंड देर आर वेजीज एंड देर इज सनी साइड अप, then there is sandwiches and sprouts and yogurt and bread and noodles and वगैरह वगैरह वगैरह, हजारों चीज़ें हैं जिसके थ्रू मैं अपनी इस नीड को पूरा कर सकता हूँ। अब मैं क्या मांगता हूँ, मुझे क्या चाहिए इसको पूरा करने के लिए, मेरी क्या चाहत है, वो मेरी वांट है, वो मेरी वांट है। ठीक है जी। वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज अराउंड अस। अब अगर हमने मकान की बात करी तो अलग अलग तरह के घर होते हैं, अलग अलग तरह के घर होते हैं। अब आप इसमें से किस तरह का घर अपने लिए चाहते हैं, आप अपने लिए किस तरह के घर की कल्पना करते हैं, वो आपकी वांट बन जाएगी। ठीक है जी।
कपड़ों की बात करें तो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने का अपने यहाँ पे फैशन है, हर स्टेट का, हर कल्चर का एक अपना परिधान है और उसके अनुसार लोग कपड़े पहनते हैं, उसके अनुसार वो अपना फैशन चूज करते हैं। ऑल्दो अब हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं, तो वेस्टर्न फैशन को, वेस्टर्न अपैरल को हमने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो भी अपने आप में एक तरह का कपड़ा है। और लेकिन आपको वही मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें से किस तरह का कपड़ा अपने लिए चुनाव करेंगे, वो आपकी वांट है। नीड तो बेसिक है, नीड कपड़े की है, नीड अपने आप को ढकने की है, नीड अपने आप को प्रोटेक्शन दिलाने की है, और नीड अपने आप को अच्छा दिखाने की है। ठीक है जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा बात हुआ नीड का और वांट का। नीड क्या कहती है? नीड वो है सर जो बेसिक टू एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ है। वांट जो है उस नीड को पूरा करने के जो अलग अलग तरीके उपलब्ध हैं, जो अलग अलग साधन उपलब्ध हैं, उसमें से जो मेरी पसंद का साधन है वो मेरी वांट बन जाता है। अब बात आ जाती है डिमांड की। जब मैं डिमांड की बात करता हूं, ये एक टेक्निकल वर्ड है। ठीक है जी, नीड और वांट जो हमने पढ़ा वो नॉर्मल अंग्रेजी के वर्ड हैं और उनकी वही मीनिंग है, उसमें कोई और ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। लेकिन डिमांड जो है वो इकोनॉमिक्स की दुनिया का एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है और इसको मैं हल्के में नहीं ले सकता, इसको मैं लाइटली नहीं ले सकता। ये अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग रखता है। तो क्या कहता है जी डिमांड? तो हमने देखा कि जी डिमांड कहता है कि डिमांड के लिए डिजायर चाहिए। अब मेरी डिजायर है कि मेरे पास में इस तरह की गाड़ी हो, लैम्बोर्गिनी हो। मेरे पास में विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए, यानी कि पैसे देने की मेरी इच्छा होनी चाहिए, पैसे होने भी चाहिए, यानी कि मेरे पास में एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? सर एबिलिटी टू पे होना चाहिए। एबिलिटी टू पे यानी कि सॉल्वेंसी, पेइंग कैपेसिटी, क्रेडिट वर्दीनेस, परचेजिंग पावर वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे पास में ये पैसे को पे करने की क्षमता भी होनी चाहिए और मेरे पास में इस पैसे से जुदा होने की इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है जी, एक ऐसा शख्स है हमारे जीवन में जिसके पास में ये परचेजिंग पावर है, ये एबिलिटी टू पे है कि वो अपने लिए आईफोन 10, 11 कुछ भी खरीद सकता है, राइट। लेकिन वो व्यक्ति खरीदता नहीं है, वो व्यक्ति खरीदता नहीं है। और एक तरफ आप हैं जिसके पास में विलिंगनेस टू पे तो बहुत है, आपका बस चले 5 लाख रुपए देके भी आप उसे खरीद लें, लेकिन आपके पास में एबिलिटी टू पे नहीं है। कौन है जी वो शख्स? जी हाँ, आपके पिताश्री। आपके पिताश्री अगर चाहें तो ऑब्वियसली इतनी तो उनके पास में सामर्थ्य है कि वो एक आईफोन खरीद सकते हैं, लेकिन वो उसे खरीदते नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ की प्रायोरिटी अलग है। उनकी लाइफ की प्रायोरिटी अलग है। आपकी शिक्षा, आपका उज्जवल भविष्य, आपके परिवार का ऐशो आराम उनके लिए ज़्यादा कीमती है फ्रॉम फ्लॉन्टिंग व्हाट फोन ही इज यूजिंग, राइट। ऑन द कॉन्ट्री, आपके लिए आपका स्टाइल स्टेटमेंट ज़्यादा मैटर करता है, बट दैट विल ऑल्सो चेंज जब आप खुद मेहनत करने लगेंगे, आप खुद जॉब करने लगेंगे, आप खुद पैसे कमाने लगेंगे, तो ऑब्वियसली वो अहमियत भी हमें पता चलेगी और आपकी भी आगे जाके भविष्य में प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी। ऑफ कोर्स वी शुड ऑल एस्पायर टू गेट बेटर थिंग्स इन लाइफ, टू गेट द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। तो मेहनत करें कि आप अपने पैसे से खुद अपना एक आईफोन खरीदें, अपनी गाड़ी खरीदें, अपना घर खरीदें, बट आप खुद महसूस करेंगे जब आप उस जर्नी को ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आई एम श्योर शायद आप आगे जाके आईफोन खरीदें। बट जब आप अपने डैड की स्टेज पे आएंगे तो शायद आपके लिए भी आईफोन की प्रायोरिटी नहीं रहेगी और आप अपने परिवार की बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएंगे। तो ये प्रायोरिटीज़ लोगों की अलग अलग होती है, जिसकी वजह से उनका एबिलिटी टू पे होना और विलिंगनेस टू पे होना बिल्कुल अलग बात है। ठीक है जी, हर अमीर आदमी के पास में एबिलिटी टू पे है, हर अमीर आदमी के पास में एबिलिटी टू पे है। यानी कि आज जब ये पैंडेमिक हुआ कोरोना का, तो हमने देखा कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया तो उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा था। तो अब अगर अपने बात करें तो क्या एक जो इस तरह के जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं इनके पास में क्या एबिलिटी टू पे है या नहीं है? तो आंसर है कि सर ऑब्वियसली है। अगर इनके पास में एबिलिटी टू पे नहीं है तो किसके पास में है? ऑफ कोर्स इनके पास में एबिलिटी टू पे है।
बट क्या इनकी विलिंगनेस टू डोनेट है? तो वो इनका पर्सनल प्रायोरिटी वाली बात है कि क्या इनके पास में इनकी वो इच्छा है कि वो उस पर्टिकुलर कॉज के लिए डोनेट करें या ना करें। अब ये सही है गलत है इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, इट्स अ पर्सनल इंडिविजुअल्स डिसीजन। बट हमें ये समझ में आता है कि एबिलिटी टू पे एक अलग चीज़ होती है और विलिंगनेस टू पे एक अलग चीज़ होती है। हर वो व्यक्ति जिसके पास विलिंगनेस टू पे हो उसके पास एबिलिटी टू पे हो ये ज़रूरी नहीं। हर वो व्यक्ति जिसके पास में एबिलिटी टू पे हो उसके पास में विलिंगनेस टू पे हो ये ज़रूरी नहीं। यानी कि आपके डैड के पास में एबिलिटी टू पे है लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं है, और आपके पास में विलिंगनेस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं है। ठीक है जी। और डिज़ायर की बात हम कर लेते हैं। तो जी जो मेरी ख्वाहिश है, अब ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास में लैम्बोर्गिनी हो लेकिन मेरे पास में एबिलिटी टू पे नहीं है, इसीलिए मैं i20 चलाता हूँ। तो अब मेरे पास में जिस दिन एबिलिटी टू पे भी आ जाएगी, विलिंगनेस टू पे भी आ जाएगी और डिज़ायर तो मेरी है ही, उस दिन ये डिमांड बनेगी। उस दिन लैम्बोर्गिनी वाला मुझे नोटिस करेगा और मेरे लिए भी एक कार बनाएगा। अभी वो मेरे लिए कार नहीं बनाता, उसे पता है कि इसकी शेख चिल्ली के सपने हैं, अभी इसके लिए कार बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी समय है। जब तक ये कार खरीदने की स्थिति पे पहुंचेगा उसमें काफ़ी समय है अभी। ठीक है जी, बात समझ में आई। चलिए, तो क्या क्या चाहिए सर? डिज़ायर चाहिए प्लस विलिंगनेस टू पे चाहिए और प्लस एबिलिटी टू पे चाहिए। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड को एक्सप्रेस किया जाए, इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड को एक्सप्रेस किया जाए तो कंप्लीट उसे कब माना जाएगा? कंप्लीट एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। यानी कि मैं अगर कहता हूं कि जी मेरी डिमांड है चॉकलेट, ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। यानी क्यों? क्योंकि चॉकलेट मतलब कितनी चॉकलेट, एक चॉकलेट, दो चॉकलेट, 5 चॉकलेट, 10 चॉकलेट, कितनी आप चॉकलेट्स की डिमांड कर रहे हैं उसके अनुसार आपके लिए जो प्रोड्यूसर है, वो देखिए प्रोड्यूसर जो होता है, सेलर जो होता है, वो आपकी डिमांड को फोरकास्ट करता है, आपके डिमांड पैटर्न को एनालाइज करता है और उसके अनुसार अपना प्रोडक्शन पैटर्न, अपना प्रोडक्शन शेड्यूल डिसाइड करता है, ताकि ना तो कभी ऐसा हो कि आप डिमांड करें और प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, और ना ही कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना बना के तो हमने रख दिया लेकिन उसे खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो इट्स ऑल अ बिजनेस डिसीजन, और इस बिजनेस डिसीजन को अच्छे से करने के लिए क्या ज़रूरी हो जाता है बच्चों? सर इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम क्वांटिटी डिमांडेड उसे स्पेसिफाई करें। तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली यूनिट बताना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कितना लीटर, कितना केजी, कितना पीसेस वगैरह वगैरह वगैरह। एबिलिटी तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, विलिंगनेस टू पे भी ऑब्वियसली होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चीज़ है प्राइस। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि माई डिमांड इज 10 चॉकलेट्स, ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट भी इनकम्प्लीट है। मैंने क्वांटिटी बता दी लेकिन मैं 10 चॉकलेट खाऊंगा किस प्राइस पे? अगर एक चॉकलेट की कीमत 5,000 रुपए हो तो क्या मैं स्टिल 10 चॉकलेट डिमांड करूंगा? और एक चॉकलेट की कीमत अगर 2 रुपए हो तो क्या मैं स्टिल 10 ही चॉकलेट डिमांड करूंगा? यानी कि ये निर्भर करता है, आप जो भी क्वांटिटी डिमांडेड स्पेसिफाई करते हैं, जब कभी भी आप अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बताते हैं, दैट इज ऑलवेज वीजा वी अ पर्टिकुलर प्राइस। एक प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में आप हमेशा अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बताते हैं बच्चों। एक प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में आप हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड बताते हैं। 10 रुपए होगा तो अलग डिमांड होगी, 20 रुपए होगा तो अलग डिमांड होगी, 50 रुपए होगा तो अलग क्वांटिटी डिमांडेड होगी। तो इसीलिए आपको बताना पड़ेगा माई डिमांड इज 10 चॉकलेट्स एट ₹20 ईच। अगर एक चॉकलेट की कीमत 20 रुपए है, अगर एक चॉकलेट की कीमत 20 रुपए है तो मेरी डिमांड 10 चॉकलेट्स की है। तो आपने क्वांटिटी बताया, एबिलिटी आ गई, विलिंगनेस आ गई, प्राइस भी आ गया। अभी भी ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है बच्चों, अभी भी ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। क्यों जी? क्यों ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है? वाई इज दिस स्टेटमेंट स्टिल इनकम्प्लीट डियर? तो इसका आंसर है कि सर एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई कहता है कि माई डिमांड इज 5 kg शुगर एट द रेट 40 रुपीज पर केजी। ठीक है जी, मेरी डिमांड है 5 kg चीनी की जब उसकी कीमत होती है 40 रुपए पर किलोग्राम। बहुत सिंपल सी बात है।
अब आप कहेंगे सर अपने आप में ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल कंप्लीट है, क्या बाकी रह गया, क्या बच गया जो आप कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बहुत सिंपल है बेटा, इसका आंसर बहुत सिंपल है। जब मैं बात करता हूं इस तरह की, दैट माई डिमांड इज 5 kg शुगर एट द रेट 40 रुपीज पर केजी, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 5 केजी शुगर, ये 5 केजी शुगर की जो आप डिमांड कर रहे हैं, ये 5 केजी शुगर की जो आप डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड क्या है? इज दिस डिमांड पर डे, पर वीक, पर मंथ और व्हाट? यानी कि सर अगर एक मिठाई दुकान की हम बात करें, एक स्वीट शॉप है, उसके यहां तो इतनी ज्यादा चीनी लगती है कि शायद 5 केजी चीनी एक दिन में खत्म हो जाए। किसी ने सर चाय की लारी लगा रखी है, चाय का स्टॉल खोल के रखा है मोदी जी से प्रभावित होके, तो उसके पास में शायद 5 केजी चीनी एक हफ्ते में खत्म हो जाए। हमारे घरों में सर चीनी की खपत उतनी ज्यादा नहीं है, तो शायद हमारे घरों में 5 केजी चीनी एक महीना चल जाए। तो इस तरीके से आप जब तक डिमांड के साथ साथ टाइम पीरियड नहीं बताते हैं, तब तक वो बात फिर इनकम्प्लीट रह जाती है। तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा? कंप्लीट स्टेटमेंट वो होगा जिसमें आपने क्वांटिटी डिमांडेड स्पेसिफाई करा, एट व्हाट प्राइस ये भी स्पेसिफाई कर दिया, एंड एट व्हाट इंटरवल्स और ड्यूरिंग व्हाट टाइम स्पैन। ये सारी चीजें जब आप बताओगे ना बेटा, ये सारी चीजों का जब आप जिक्र करोगे, ये सारी चीजें जब आप डिटेल में बता दोगे, तो मैं ये कह सकूंगा कि हाँ जी, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बता दिया, प्राइस बता दिया, उसके साथ साथ किस ड्यूरेशन में, किस इंटरवल में ये बता दिया, तो जाके हमारा स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होगा, तो जाके हमारा स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे मैं कहूंगा डिमांड। ओके, चलिए, तो ये सारी बातें हमने समझ ली, आगे चलते हैं। वेज टू एक्सप्रेस डिमांड है, वेज टू एक्सप्रेस डिमांड है, वेज टू एक्सप्रेस डिमांड यानी कि आप डिमांड को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जी डिमांड को एक्सप्रेस करने के ब्रॉडली 3 तरीके हैं। पहला जिसे हम कहते हैं डिमांड फंक्शन, पहला जिसे हम कहते हैं डिमांड फंक्शन, दूसरा जिसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल, और तीसरा जिसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। तो 3 तरीके हैं, बहुत सिंपल। पहला क्या है जी? सर पहले का नाम है डिमांड फंक्शन। दूसरा क्या है जी? सर दूसरे का नाम है डिमांड शेड्यूल। तीसरा क्या है जी? सर तीसरे का नाम है डिमांड कर्व। ओके, तो वी हैव डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। 3 तरह के ये तरीके हैं, 3 वेज टू एक्सप्रेस डिमांड है। जो डिमांड फंक्शन है उसे मैं कहता हूं एल्जेब्रिक या फिर मैथमेटिकल अप्रोच है ये। दूसरा शेड्यूल है जिसे हम टैब्यूलर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आप एक टेबल बनाते हैं कि इतने प्राइस पे इतनी डिमांड, इतने प्राइस पे इतनी डिमांड। और तीसरा जो है वो कर्व है, जिसे हम ग्राफिकल कह सकते हैं, जिसे हम ग्राफिकल कह सकते हैं या ज्योमेट्रिक कह सकते हैं, ठीक है जी, या डायाग्रामेटिक कह सकते हैं। कहाँ गया, सॉरी, इसे हम क्या कह सकते हैं? डायग्रामेटिक कह सकते हैं। डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि डिमांड का किस तरह का पैटर्न है। सेम ये चीज़ें फिर सप्लाई में भी रिपीट होती है। सप्लाई को भी एक्सप्रेस करने के यही 3 तरीके हैं। कौन से 3 तरीके हैं? वही सर, फंक्शन, टेबल और कर्व। ओके, चलिए अब इनको इंडिविजुअली एक एक को देख लेते हैं। देखिए, मैं दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, तो बहुत स्लो जा रहा हूँ और बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ों को भी कवर कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों, जो कि 11th-12th में आपकी तरह इकोनॉमिक्स पढ़ने का उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, किसी और स्ट्रीम से आ रहे हैं, और इस वजह से शुरू में बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, ताकि उनको भी एक बार ऑन ट्रैक आने का थोड़ा समय मिल जाए। उसके बाद में ऑब्वियसली व्हेन वी गेट इनटू द ग्रूव, जब हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पढ़ाने के तरीके के साथ, पढ़ने के तरीके के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हम अपनी स्पीड को आगे जाके बढ़ाएंगे।
अभी वो स्टूडेंट्स जो काफ़ी ब्राइट हैं और जिनको ये चीज़ें पढ़ने का अनुभव है, तो उनको अगर थोड़ी सी बोरियत महसूस हो रही है, सो यू नो व्हाट टू डू, आप यूट्यूब पे हमेशा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, और शायद तो आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। चलिए, तो मैं आगे चलता हूँ, डिमांड फंक्शन में आ जाता हूँ। डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? डी ऑफ एक्स यानी कि डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ। अच्छा, जब भी मैं ये कहता हूं फंक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैं बोलूंगा मैन्स पर्सनैलिटी इज अ फंक्शन ऑफ हिज ग्रूमिंग, एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। ये मैंने एक सेंटेंस बोला, ठीक है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, फिलोसॉफिकल बात है कि एक इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, एक इंसान की जो पर्सनालिटी होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी ग्रूमिंग, उसकी शिक्षा और उसकी अपब्रिंगिंग यानी कि किस तरह की उसकी परवरिश हुई है, किस तरह के संस्कार उसको मिले हैं, उसके ऊपर उसकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है और उसके अनुसार उसका व्यक्तित्व निखर के आता है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ अ फंक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? तो सर यहाँ पे इसका फंक्शन का मतलब बेसिकली इस सेंटेंस से तो यही समझ में आ रहा है कि डिपेंडेंट अपॉन, यानी कि तुम्हारी पर्सनालिटी किस पे निर्भर करती है? तुम्हारी अपब्रिंगिंग पे निर्भर करती है, तुम्हारी शिक्षा के ऊपर निर्भर करती है, तुम्हारी ग्रूमिंग के ऊपर निर्भर करती है। सो दैट इज व्हाट योर पर्सनालिटी इज डिपेंडेंट अपॉन। तो ये फंक्शन वर्ड का मतलब मोटी भाषा में, सरल भाषा में आपको अगर समझना हो तो यही है, डिपेंडेंट अपॉन। किस चीज़ के ऊपर? किस चीज़ के ऊपर आपकी पर्सनालिटी निर्भर करती है? किस चीज़ के ऊपर आपकी पर्सनालिटी निर्भर करती है? किस चीज़ का फंक्शन है? तो डिमांड किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है? बस यही है द अलजेब्रिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिमांड। तो जब मैं कहता हूँ डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, यानी कि डिमांड फॉर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो सबसे पहले चीज़ आ गई पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स कमोडिटी की जो डिमांड है वो सबसे पहले किस चीज के ऊपर निर्भर करेगी? एक्स के प्राइस पे निर्भर करेगी। एक्स की डिमांड किस पे निर्भर करेगी? एक्स के प्राइस पे निर्भर करेगी। एक्स की डिमांड किस पे निर्भर करेगी? एक्स के प्राइस पे निर्भर करेगी। बहुत मुश्किल है क्या? नो सर, नॉट एट ऑल। एक्स की डिमांड जो है वो एक्स के प्राइस के ऊपर निर्भर करेगी। उसके बाद में वाई है, वाई का मतलब होता है इनकम। तो अब ये सवाल रहता है कि सर इनकम तो आई से स्टार्ट होता है, वाई क्यों यूज कर रहे हैं? तब इसका कोई श्योर शॉर्ट लॉजिक नहीं है। एक आंसर इसका ये हो सकता है कि कन्वेंशन है, हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। दूसरा थोड़ा और ज़्यादा लॉजिकल आंसर इसका ये हो सकता है कि वाई वर्ड यूज किया जाता है ईल्ड को लिखने के लिए। ईल्ड, अब ईल्ड जो है वो फसल के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कि भाई आपको कितनी फसल हुई, कितना क्रॉप हुआ, आपने जो एग्रीकल्चर किया उसमें कितनी ज़्यादा फसल आपको हुई, तो उसे हम कहते थे इस बार का मेरा उपज, इस बार की मेरी ईल्ड जो है वो इतनी इतनी है। तो उसी ईल्ड को किसी ना किसी ज़माने में तो ऑब्वियसली सबके पास में एक ही इनकम का स्रोत हुआ करता था और वो था हमारा एग्रीकल्चर। तो जो ईल्ड होती थी वही आपकी इनकम मानी जा सकती थी। तो उसी की वजह से शायद आज भी वो ईल्ड की वजह से वाई का कल्चर इकोनॉमिक्स में एज अ कन्वेंशन फॉलो हो रहा है। टीएनपी यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसके बाद में भी और डॉट 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 लगाया, यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती है जिसके ऊपर में एक्स की डिमांड निर्भर कर सकती है, जैसे कि पॉपुलेशन क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर फैशन स्टेटमेंट बदलते हैं, आपकी चॉइसेस बदलती हैं, उसकी वजह से भी डिमांड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये डिमांड फंक्शन मतलब क्या हुआ? बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ डिमांड किसके ऊपर निर्भर करती है, डिमांड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और इस चीज़ को मैंने एक अलजेब्रा के माध्यम से एक्सप्रेस कर दिया था। डी एक्स इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, सीजन, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर dx निर्भर करता है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। उसके बाद में आ जाता है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हुआ? डिमांड शेड्यूल का मतलब हुआ जी एक टेबल बनाऊंगा मैं,
कैसी टेबल बनाऊंगा? एक टेबल बनाऊंगा कि जी जब चॉकलेट का प्राइस 120 रुपए है तो कितने यूनिट डिमांड करे जा रहे हैं? जी सिर्फ एक ही यूनिट डिमांड करा जा रहा है, एक यूनिट कर देंगे जी क्योंकि प्राइस बहुत महंगा है। लेकिन वही चॉकलेट अगर आपको 80 रुपए में मिल रही हो, वही सेम चॉकलेट अगर आपको 80 रुपए में मिल रही हो तो जी डिमांड जो है वो 3 यूनिट की हो गई है, 1 यूनिट की जगह। चल बेटा, इसको क्या हो गया जी? डिमांड जो है 3 यूनिट की हो गई है। अगर प्राइस 60 रुपीज पर यूनिट हो जाए तो, और प्राइस कम हो जाए तो, सर अगर और प्राइस कम होगा तो डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, 5 यूनिट की डिमांड हो जाएगी, 5 यूनिट की डिमांड हो जाएगी। और सर अगर प्राइस 40 रुपए हो जाए तो 10 यूनिट की डिमांड हो जाएगी, 20 रुपए हो जाए तो 16 यूनिट की डिमांड हो जाएगी। काफी ज्यादा यूनिट की डिमांड बढ़ रही है। तो हमने क्या महसूस किया कि सर जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सर मेरा प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है, जैसे जैसे मेरा प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? हाँ जी सर, समझ में आई। तो ये हमारी डिमांड शेड्यूल की बात थी। डिमांड कर्व की बात कर लेता हूं मैं जरा। डिमांड कर्व इज नथिंग बेटा, जो आपने अभी पढ़ा 120 रुपए पे 1 यूनिट है, ठीक है। 80 रुपए पे आता हूं, ओहो दुनिया घूम गई। 80 रुपए पे 3 यूनिट है, और 60 रुपए पे जाऊं तो 60 रुपए पे 5 यूनिट की डिमांड है। 40 रुपए पे जाऊं तो 40 रुपए पे 10 यूनिट की डिमांड है, और 20 रुपए पे जाऊं तो ये 16 यूनिट की डिमांड है। बात समझ में आई? तो बेसिकली क्या है बेटा, जो आपने टेबल बनाई उसी टेबल को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट कर देते हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हो, उसका आप डायग्राम बना देते हो, उसकी आप कर्व बना देते हो, तो वो बन जाती है डिमांड कर्व। ठीक है जी, बात समझ में आई? इसमें कोई भी रॉकेट साइंस यूज नहीं हो रहा है। 3 तरीके आपको सिर्फ बताए, हल्का फुल्का नाम याद रख लेना है। एक का नाम है शेड्यूल, इसी शेड्यूल को जब ग्राफ पे प्लॉट कर दिया तो वो बन गया कर्व। और फंक्शन हमने सबसे शुरू में देखा जो आपको बताता है कि डिमांड किस किस फैक्टर पे निर्भर करती है। ठीक है जी, तो ये आपने डिमांड कर्व भी पढ़ लिया। तो डिमांड कर्व अपने समझ लिया। अब अपने बात करते हैं अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है ये जानने के बाद आइए जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है जी, चलिए। तो यहां लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं तुम ही बताओ? देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली होती है सेतेरू पारिबू। ठीक है, सेतेरू पारिबू इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन ये कोई करता नहीं है, करते हैं सब वही सेटिरस पैरिबस। तो आप समझ लो आपको कौन सा करना है। सेटिरस पैरिबस बोलना है तो सेटिरस पैरिबस बोल लो, चलेगा, लैटिन फ्रेज है। अब इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग हुई अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सर क्या बाकी चीजें इक्वल रहती हैं? और दूसरी चीज सर ये बाकी चीजें हैं क्या? तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये बाकी चीजें या अदर थिंग्स क्या हैं। देखिए लॉ ऑफ डिमांड जब अपने पढ़ रहे हैं तो दो चीजों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक तरफ मैं रखता हूं प्राइस को और दूसरी तरफ मैं रखता हूं क्वांटिटी डिमांडेड को। ठीक है जी, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक तरफ रखता हूं प्राइस को और दूसरी तरफ रखता हूं क्वांटिटी डिमांडेड को। एक तरफ रखता हूं प्राइस को और दूसरी तरफ रखता हूं क्वांटिटी डिमांडेड को, और इन दो चीजों के बीच की रिलेशनशिप को मुझे स्टडी करना है। ठीक है जी, तो जब मुझे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेशनशिप को स्टडी करना है, अभी हमने यहां पे ये एक एग्जांपल देखा टेबल में कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा था क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, राइट? हाँ जी सर।
और उससे थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा कि डिमांड जो होती है वो सिर्फ प्राइस पे निर्भर नहीं करती, इनकम पे भी निर्भर करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह पे भी निर्भर करती है। तो इन सारी चीजों को समझते हुए अब हमें ये बात करनी है कि जब मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहा हूं, उस समय मैं ये मान के चलूंगा कि इनकम में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस समय मैं ये मान के चलूंगा कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आया, सीजनैलिटी में कोई चेंज नहीं आया, अर्जेंसी में कोई चेंज नहीं आया, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज नहीं आया। ये सारी बातें मुझे मान के चलनी पड़ेगी। रियल लाइफ में अगर आप पूछेंगे कि सर क्या वाकई में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है, तो ऑब्वियसली नहीं होती है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्राइस भी बदल रहे होते हैं, इनकम भी बदल रही होती है, सारी चीजें एक साथ चेंज हो रही होती हैं। लेकिन थ्योरेटिकली इस चीज को पढ़ने के लिए हम लोग ये अजम्पशन लेते हैं ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से एक वैक्यूम क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे साइंस में भी, फिजिक्स में भी जब आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो आप अजम्पशन ले लेते हैं कि फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, वैक्यूम के अंदर सब कुछ हो रहा है। बट रियल लाइफ में आपको पता है कि फ्रिक्शन हमेशा मौजूद रहती है, वैक्यूम कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी व्हेन यू आर स्टडिंग अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यू अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट फ्रिक्शन नहीं है और हम वैक्यूम में ये चीज हो रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अजम्पशन लिया गया कि अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। और ये इकोनॉमिक्स की दुनिया में बहुत ही probably it's the most popular assumption जो लिया जाता है, that other things remain constant। बाकी चीज़ों में किसी तरह का कोई परिवर्तन, बाकी चीज़ों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स प्राइस। इनवर्सली रिलेटेड विथ इट्स प्राइस। तो अब ये सवाल आ जाता है कि सर इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ। तो मैं इसके ऊपर में एक अलग स्लाइड रखी है, बट अभी क्योंकि नाम आ गया है तो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, रिलेशनशिप कैसी हो सकती है। आप कहेंगे सर सीरियस या फिर कैजुअल। नहीं, इकोनॉमिक्स की रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स की दुनिया में रिलेशनशिप कैसी हो सकती है, तो आया सर डायरेक्ट या फिर इनवर्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है सर? डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। यानी जिस दिशा में x जाता है उसी दिशा में अगर y जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, अगर x घटेगा तो y बढ़ेगा, अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा। तो इस चीज को मैं कहता हूं इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है जी। और कोई बहुत ज्यादा इसमें हाथी घोड़े वाली बात नहीं है, बहुत सरल सी बात है। डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इतना सा ही है कि जिन दो फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन दो फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो दो फैक्टर्स एक ही दिशा में मूव होते हैं या फिर वो दो फैक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर दो फैक्टर्स सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर दो फैक्टर्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो हम कहेंगे उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। बात समझ में आई? चलिए, तो ये बात हमने पढ़ी। अब यहां पे बोला है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स प्राइस। तो ये चीज तो हमें सर हमारी टेबल को देख के भी पता चली थी, क्योंकि जब हम टेबल में देख रहे थे कि प्राइस 120 था, 80 था, 60 था, 40 था, 20 था, जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता जा रहा था
मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो जो शुरू में 1 थी इवेंचुअली 16 तक पहुंच गई थी, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही थी। तो इसी रिश्ते को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और इस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से ही आपको लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही जो डिमांड कर्व बनती है, इस डिमांड कर्व को हम कहते हैं नेगेटिवली स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड फॉलिंग। ये सारे वर्ड आपने सुने हैं ऑफ कोर्स, है ना। तो अब अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, ये अपनी डिमांड कर्व है, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व क्या है सर? ये डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड फॉलिंग है, या फिर कह सकता हूं कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। और ये बात आप मान के चलिए, समझ के चलिए इस बात को कि हमेशा जब कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्स रिलेशनशिप होगा। जब भी दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगी और आप अगर उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमेशा एक ऐसा डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व ही आएगा, हमेशा एक ऐसा डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व ही आएगा। जैसे जैसे ये चीज कम होती जा रही है वैसे वैसे ये चीज बढ़ती जा रही है, इस वजह से इट विल बी अ डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व। इस बारे में भी, ग्राफ के बेसिक्स के बारे में भी मैं आगे आपके साथ स्लाइड्स शेयर करूंगा। चलिए अब रिलेशनशिप पे आ गए। यही बातें मैं आपको बता रहा था, डायरेक्ट रिलेशनशिप वेयर द डायरेक्शन इन चेंज इज सेम, वेयर द डायरेक्शन इन चेंज इज सेम। मतलब क्या हुआ? मतलब कि सर अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और ए घटेगा तो बी भी घटेगा। अगर ए घटता है तो बी भी घट जाएगा, ए बढ़ता है तो बी भी बढ़ जाएगा, ठीक है जी। और इसका एग्जाम्पल है इनकम और डिमांड, यानी कि जैसे जैसे सर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जब इनकम कम थी डिमांड कम होगी, इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो इस कर्व को मैं बनाऊंगा तो ये एक अपवर्ड राइजिंग कर्व बन जाएगा। कैसा कर्व बन जाएगा सर? अपवर्ड राइजिंग कर्व बन जाएगा। यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, अपवर्ड राइजिंग कर्व बन जाता है, ठीक है जी। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि सर नेगेटिव रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ सर? इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप अगर होगी तो फिर अगर ए घटेगा तो बी बढ़ेगा, अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा। इसको हम कह देते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जो हमने अभी देखा? क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। और इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व आएगी, ठीक है जी। चलिए लेट्स मूव अहेड। तो अब बात आती है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऑब्वियसली हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये लिखा कि जब जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और जब जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। लेकिन आपको पता है हर लॉ के एक्सेप्शन होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज पे ये बातें एप्लीकेबल हो। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं, कौन सा वो फैक्टर्स हैं या गुड्स हैं जिनके ऊपर शायद ये वाला लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है जी। आइए देखते हैं फटाफट कौन सी है वो चीजें। तो सबसे पहले आपको लिखा है गिफन गुड्स।
गिफिन गुड्स आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों, रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने स्टडी करा कि कुछ इंफीरियर गुड्स होते हैं, a certain type of inferior goods is known as Giffen goods, ठीक है ना। तो बचपन में हमें स्कूल में ये रटाया जाता था, क्या रटाया जाता था मांझा भाई, ऐसा कुछ रटाया जाता था कि भाई कुछ होते हैं कोर्स ग्रेन्स, रफ ग्रेन्स जिनको कह सकते हैं, यानी कि जी ज्वार, बाजरा, रागी। और जब आपकी इनकम बढ़ती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, इन गुड्स के कंजम्पशन को छोड़ के यू मूव टू फाइनर वेराइटी ऑफ ग्रेन्स, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको गिफिन गुड्स के नाम से पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कैसे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड हैं। लेट अस से आप खरीदते थे पहले ज्वार, ओके, लेट अस से ज्वार इज 10 rupees per kg and wheat is 30 rupees per kg, ओके। तो ज्वार 10 रुपए किलो बिकता है और वीट जो है 30 रुपीज पर केजी बिक रहा है, तो आप शायद वीट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप ज्वार को कंज्यूम करते हैं। वेरी सिंपल। हाँ जी सर। अब मैं अज्यूम करता हूं कि ज्वार का प्राइस रिड्यूस हो जाता है, ज्वार का प्राइस रिड्यूस हो जाता है, ज्वार का प्राइस रिड्यूस हो जाता है, ज्वार का प्राइस कम हो जाता है। अब जब ज्वार का प्राइस कम हो जाएगा, लेट अस से 6 रुपीज पर केजी हो गया ज्वार का प्राइस, तो आप जब पहले ज्वार खरीदा करते थे, लेट अस से 5 केजी का आपका कंजम्पशन है, तो 5 into 10 आपका 50 रुपीज खर्च होता था। अब उसका प्राइस हो गया है 6 रुपीज पर केजी। कंजम्पशन आप अगर अभी भी करेंगे, लेट अस से 5 केजी भी आप कंज्यूम करते हैं, तो आपके सिर्फ 30 रुपीज खर्च होंगे, आपके पास 20 रुपीज बच जाएंगे, आपके पास 20 रुपीज बच जाएगा, ठीक है जी। यू विल बी हैविंग अ 20 रुपीज का सरप्लस। अब इस पैसे को, क्योंकि आपके पास में दिस इज लाइक एन एडिशनल इनकम, आप इसको खर्च करना चाहेंगे उस चीज के लिए जिस चीज की आपने सिर्फ तमन्ना की थी, आपको कभी प्राप्त नहीं हुई थी, कभी मिली नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगी थी। तो आप क्या करेंगे, ज्वार का कंजम्पशन कर देंगे शायद 4 केजीज का, और 4 into 6 24 रुपीज यहां खर्च होंगे आपके, एंड यूल बी लेफ्ट विथ 26 रुपीज। और इससे आप शायद वीट लेके आ जाएंगे, इससे आप शायद वीट लेके आ जाएंगे। यानी नॉर्मली जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, जब प्राइस कम होता है तो ज्वार की डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन देखिए प्राइस कम होता है तो ज्वार की डिमांड बढ़ी नहीं, उल्टा कम हो गई। जब प्राइस कम हुआ तो ज्वार की डिमांड बढ़ी नहीं, बल्कि ज्वार की डिमांड कम हो गई। अब देखो इसको कुछ इस तरीके से समझो कि आप खाते हैं या आप पीते हैं बीड़ी, ठीक है जी, बीड़ी पीते हैं, बीड़ी इज योर फेवरेट थिंग, क्योंकि वही आप अफोर्ड कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन के माहौल में। तो अब अगर बीड़ी अचानक से सस्ती हो जाएगी तो आप ज्यादा बीड़ी नहीं पिएंगे। अगर सरप्लस पैसा कुछ बचता है आपके पास में, अगर सरप्लस पैसा आपके पास में कुछ बचता है, तो शायद आप उससे कोई और शौक पूरा करेंगे, ठीक है। तो जो तिरंगा खा रहे थे, अगर पैसे बच जाते हैं तो कभी ना कभी रजनीगंधा खा लेंगे। हमेशा जो किस्मी बार खरीदा करते थे, उनके पास अगर कभी थोड़ा पैसा बच जाता है तो वो एक्लेयर्स खरीद लेंगे या छोटी मोटी डेयरी मिल्क खरीद लेंगे।
यानी कि जब आप एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड में होते हैं और सबसे सस्ते प्रोडक्ट का आप सेवन कर रहे होते हैं, अब अगर उसका प्राइस और कम होता है तो आपको वो जितनी क्वांटिटी चाहिए थी आप एनी विच वेज उसकी कंज्यूम कर रहे थे। अब आप उसका प्रोडक्शन, आप उसकी डिमांड और बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि यू ट्राई एंड मूव टू द फाइनर वैरायटी ऑफ गुड्स, यू ट्राई एंड मूव टू द फाइनर वेरिएंट्स या फाइनर वैरायटी ऑफ गुड्स। इसी तरीके से जब गिफिन गुड्स का प्राइस बढ़ता है, जब गिफिन गुड्स का प्राइस बढ़ता है, लेट अस से मैं कहता हूं कि ज्वार महंगा हो गया, अगर ज्वार महंगा हो जाता है तो लेट अस से ज्वार का दाम हो गया 15 रुपए, आप 5 kg आपको खरीदना है, अब आपका 75 रुपीज लगेगा ज्वार खरीदने में, तो 15 5 75। अब ये महंगाई की वजह से, इस महंगाई की वजह से बच्चे आपके पास इतने कम पैसे बचेंगे कि अगर आप पहले कभी कभार थोड़ा बहुत वीट खरीद भी लेते थे, कोई गेस्ट आ जाए, कोई त्योहार हो, उसमें अगर आप वीट और राइस खरीद भी लेते थे, अब वो भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ज्वार खरीदने में ही आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो इनफैक्ट जो पैसा आपने थोड़ा बहुत वीट के लिए बचा के रखा था, जो पैसा आपने थोड़ा बहुत वीट के लिए बचा के रखा था, अब आप उस पैसे को भी किस में लगा देंगे? ज्वार में खर्च कर देंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक तरफ मैं रख रहा हूं बस की राइड और एक तरफ मैं रख रहा हूं कैब, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति की। यह व्यक्ति क्या करता है, कलर आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ब्लैक स्क्रीन पे लिख रहा हूं तो कलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये व्यक्ति, देखिए ये कलर ट्राई करते हैं अपने, शायद कंट्रास्ट में बेहतर दिखाई दे। चलिए, तो एक तरफ मैंने रखा बस राइड को, एक तरफ मैंने रखा बस राइड को और दूसरी तरफ मैंने क्या रखा है? दूसरी तरफ मैंने रखा है कैब को। अब एक व्यक्ति है, दरिद्र है, तो क्या करता है, हफ्ते में 6 दिन बस से ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि सर बस सबसे सस्ता साधन है, उसमें किराया बहुत कम लगता है, तो इसका लेटस से आने जाने का 8 रुपये खर्चा होता है रोज का बस में, 8 6 48 रुपीज ये खर्च करता है बस के ऊपर 6 दिन। अच्छा जी, ये इतना संघर्ष, इतनी तपस्या, इतना त्याग क्यों कर रहा है? सर ऐसा इसलिए कर रहा है कि 7वें दिन ये अपनी धर्मपत्नी को घुमाने ले जाना चाहता है, पब्लिक गार्डन में घुमाने ले जाना चाहता है। दरिद्र व्यक्ति है तो कहीं और नहीं ले जा सकता, ऐसी जगह कमाटी बाग जैसी जहां पे फ्री में एंट्री हो जाए वहीं घुमाने ले जाना चाहता है, तो वहां लेके जाना चाहता है। तो इसकी ये तमन्ना है कि भाई, ये क्या हो गया प्रभु, हाँ तो 8 6 ये 48 हमने रखा बस का, और इसकी ऐसी तमन्ना है कि जब संडे को वाइफ को लेके जाए तो ऑटो रिक्शा में जा सके, ठीक है, बस में धक्के ना खाने पड़े, थोड़ा कंफर्टेबल राइड पे ये जा सके, ठीक है जी। तो इसके लिए लेटस से इसको कुछ, क्या हो रहा है ये, ईश्वर को मंजूर नहीं है इसका बस में बैठना। चलिए यहीं पे बैठाते हैं इसको, है ना। तो अपने बात कर रहे हैं कि वो उसको रिक्शा में लेके जाना चाहता है संडे के दिन घुमाने के लिए, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उस रिक्शा का जो किराया है, अब ये कलर ना दिखाई देगा, परेशानी बहुत है बच्चों। तो ये 8 6 48 आया, ये 6 दिन ये संघर्ष करता है, तपस्या करता है, ताकि 7वें दिन अपनी वाइफ को ऑटो रिक्शा में ले जा सके कहीं पे। एंड हम अज्यूम करते हैं कि उस पर किराया लगेगा 32 रुपीज का, ठीक है। तो ये भाई का
7 दिन का प्रोग्राम है और 80 रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। ठीक है, अब ये बस की जो राइड है, इससे सस्ता कोई और साधन है नहीं, पैदल चलना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई सस्ता साधन नहीं है। सबसे सस्ता साधन इसके पास में वो बस वाला ही मौजूद है जिसमें कि ये जा सकता है आसानी से। अब हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि बस का किराया बढ़ गया बच्चे। बस का किराया बढ़ गया। अब अगर बस का किराया बढ़ जाता है, बस का किराया बढ़ जाता है, लेट अस से, पहले मैंने आपको बताया कि 8 रुपए लगते थे, 4 रुपए 4 रुपए करके। अब मैं कह रहा हूं कि बस का किराया बढ़ के 10 रुपए हो गया है। बस फेयर हैज इंक्रीज्ड एंड अब उसका 10 × 6 60 रुपीज खर्च हो जाता है 6 दिनों में। 10 × 6 60 रुपीज खर्च हो जाता है बस के किराए में। देखिए, करुणा भरी कथा है, व्यथा है इस पुरुष के जीवन में। अब 7वें दिन क्या ये ऑटो रिक्शा अफोर्ड कर पाएगा? इसके पास तो सिर्फ 20 रुपए बचे हैं। पहले इसके पास 32 रुपए बचते थे तो ये ऑटो रिक्शा अफोर्ड कर पाता था। 80 रुपए में से 60 रुपए खर्च हो गए, इसके पास सिर्फ 20 रुपया बचा है। तो अपनी धर्मपत्नी के साथ ही जब घूमने जाएगा, क्या ये क्या ये ऑटो रिक्शा अफोर्ड कर पाएगा? आंसर इज नहीं सर, नहीं कर पाएगा। तो इसे 7वें दिन किस में ट्रैवल करना पड़ेगा? तो सर इसे 7वें दिन भी बस में ट्रैवल करना पड़ेगा। 7th डे ऑल्सो ही शैल बी फोर्स्ड टू ट्रैवल इन अ बस। अब हमारे इस एग्जाम्पल में ये बस बन गया है गिफिन गुड। और आप देखिए इसका प्राइस बढ़ा है, 8 रुपए की जगह 10 रुपए हुआ है। लेकिन जब 8 रुपए था तो वो 6 दिन यूज करता था बस को, जब 10 रुपए हुआ तो वो 7 दिन यूज करने लग गया। जब 10 रुपए हुआ, कि नॉर्मल रूल क्या है कि सर जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? सर कम हो जाती है। और इसी के साथ मेरा लैपटॉप शायद, क्या हो रहा है इसे, वापस जीवित हो गया है अपने आप। अद्भुत ये ईश्वर का करिश्मा हुआ है। मुझे लगता है शायद मुझे इसे चार्ज पे लगा देना चाहिए इससे पहले कि ये एक बार और इस तरह के जलवे दिखाए। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि 7वें दिन भी उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है बस में। नॉर्मल रूल ये होता है कि जब किसी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड सर ऑब्वियसली कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस बढ़ा, बस के टिकट का प्राइस बढ़ा, लेकिन फिर भी बस का डिमांड उल्टा इंक्रीज हो गई। डिमांड जो थी वो उल्टा इंक्रीज हो गई। तो ये होता है बेटा गिफिन गुड्स, ये होता है गिफिन गुड्स, जो एक स्पेशल टाइप का इंफीरियर गुड्स होता है। वो शायद इंफीरियोरिटी की इतनी हदें पार कर चुका है, इंफीरियरेस्ट ऑफ द इंफीरियरेस्ट होता है शायद, जिसकी वजह से उसका कोई चीपर ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, उसका कोई और चीपर ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, उसका कोई और चीपर ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। और महंगा होने के बावजूद वो शायद सबसे सस्ता है, महंगा होने के बावजूद वो शायद सबसे सस्ता है। इस वजह से जब उसकी कीमत बढ़ती है, इस वजह से जब उसकी कीमत बढ़ती है तो भी आपको उसी को कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरे अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ऐसे चीज़ को हम कहते हैं गिफिन गुड्स। चलिए, नाम तो सुना होगा आपने इससे पहले कई बार, आशा करता हूँ अभी आपको समझ में भी आया हो। इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स जिसकी डिमांड बढ़ जाती है जब वो महंगा होता है, और जिसकी डिमांड कम हो जाती है जब वो सस्ता होता है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है कि जी गिफिन गुड्स जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ये ज्वार बाजरा जैसे ही एग्जाम्पल हों। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल पोजीशन अलग होता है, अफोर्डेबिलिटी अलग होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी के लिए कूलर और एसी के बीच में जो चुनाव है वो गिफिन गुड्स की बात बताता हो कि सर उस व्यक्ति ने ऐसा देखा कि एसियां जो है
और कूलर जो है उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कूलर लेटेस्ट से मिल रहा है 8,000 रुपये में, एसी का प्राइस है 50,000 रुपये। कूलर का हाल फिलहाल में प्राइस बढ़ गया और 10,000 भी हो गया, तो भी एसी उसके लिए बहुत ही महंगा अल्टरनेटिव है। तो वो शायद कूलर का प्राइस महंगा होने के बावजूद कूलर को ही खरीदेगा और एसी को नहीं खरीदेगा। यही है हमारी गिफिन गुड्स की कहानी। चलिए आगे चलते हैं। स्नॉब अपील की बात कर रहा हूं मैं। स्नॉब स्नॉब वो होता है जिसे बहुत ज़्यादा दिखावा करना होता है, शो ऑफ करना होता है। अपने एक वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, यानी एक ऐसी कंजम्पशन जिसका ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बट आप उसे फिर भी कंज्यूम करते हैं ताकि आप दिखावा कर सकें, शो ऑफ कर सकें। इसको हम कहते हैं कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। अब ये स्नॉब अपील में यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। हुब्लो, हुब्लो नाम की ये वॉच की ब्रांड है बेटा। हुब्लो लिखा जाता है हुब्लॉट और कहा जाता है हुब्लो। ये जो घड़ी आप आपके सामने देख रहे हैं, इस घड़ी की कीमत है बेटा $1 मिलियन। $1 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ रुपए की घड़ी है ये, ठीक है। हुब्लो की और भी घड़ियां आती है, 2 मिलियन, 5 मिलियन, $6 मिलियन की घड़ियां आती है, यानी कि 50-50 करोड़ रुपए की, 40-40 करोड़ रुपए की ये घड़ियां हैं। जो सबसे महंगी घड़ी अभी तक की जो ऑक्शन के थ्रू बिकी है वो ये है, ये आपके सामने पातेक फिलिप 6300, and this was sold for not much but $31 million। $31 million, दैट्स इट। $31 मिलियन यानी कि लगभग लगभग 200 करोड़ रुपए से थोड़ा ऊपर की ये वॉच है। अब इस तरह की जो लोग परचेजेस करते हैं, ऑब्वियसली मैं बहुत ही एक्सट्रीम एंड पे बात कर रहा हूँ, बट यू कैन एक्स्ट्रापोलेट कि जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है सो दैट वो शो ऑफ कर सके, सो दैट वो दिखावा कर सके, तो उसके लिए प्राइस का थोड़ा बढ़ना मायने नहीं रखता, क्योंकि उसका रीजन फॉर बाइंग दिस वाज द फैक्ट दैट दिस इज एक्सपेंसिव। ठीक है ना। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो विमलानंद जी, अजय देवगन जी से आप पूछ लीजिएगा, जिन्होंने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अमरूद खरीदे थे 400 रुपए के। ठीक है जी। तो वहां पे उन्हें महंगा दिखाना था, उन्हें यह दिखाना था कि उन्होंने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के लिए बहुत ही कीमती गिफ्ट खरीदा है, बट उनके पास में कुछ और था नहीं आसपास खरीदने के लिए, तो उन्होंने अमरूद को ही 400 रुपए में खरीद लिया। ठीक है जी। तो वही होता है स्नॉब अपील। तो इस तरह की जो चीजें होती है ये ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड को अडियर नहीं करती हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड को मानती नहीं है, ये लॉ ऑफ डिमांड से बिल्कुल अलग चलती हैं। चलिए, एक और है बायस, इग्नोरेंस या फिर इल्यूजन। बायस, इग्नोरेंस और इल्यूजन का मतलब क्या होता है? कुछ लोग हैं जिनका ये मानना होता है कि सस्ता रोए 100 बार और महंगा रोए 1 बार। ठीक है जी। यानी कि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर चीज़ें सस्ती हैं, चीप हैं, तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी खराब ही होंगी, और अगर वो महंगी हैं तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी अच्छी ही होंगी। तो ऐसा अगर किसी ने बायस लेके चल रहा है, ऐसा कोई इल्यूजन लेके चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति लॉ ऑफ डिमांड की बातों को मानेगा नहीं। और ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है, और बहुत सारे दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, जो इस बात को जानते हैं और इसका बखूबी फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि कुछ कस्टमर्स उनके पास में आते हैं, जैसे एक एक फर्निशिंग शॉप है जो सोफे के कपड़े बेचती है या पर्दे के कपड़े बेचती है। अब वहाँ पे कोई कस्टमर आता है और कहता है, हाँ आई वांट टू सी समथिंग एक्सक्लूसिव, मुझे कुछ एक्सक्लूसिव दिखाइए, बिल्कुल अलग दिखाइए, कुछ बढ़िया में दिखाइए। तो वो उसके सामने कपड़ा लेके आता है, पर्दे का कपड़ा लेके आता है, कहता है कि ये लीजिए जी, ये है 800 रुपये मीटर का कपड़ा है। ओके, कुछ और अच्छे में दिखाइए, कुछ बढ़िया में दिखाइए।
तो वो व्यक्ति वापस जाता है, कुछ और कपड़े लेके आता है, कहते हैं हाँ ये देखिए ये 1200 रुपये मीटर का कपड़ा है, ये 1500 रुपये मीटर का कपड़ा है, ये बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, कुछ बढ़िया में दिखाइए, कुछ अच्छे में दिखाइए। अब ऐसा जब होता है तो उस दुकानदार को समझ में आ जाता है कि भैया इनकी खोपड़ी है घूमी हुई, तो इनको मैं जब तक अगड़म बगड़म प्राइस वाला सामान नहीं बताऊंगा तब तक उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तब वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है, गेम खेलता है और कहता है कि देखिए कुछ रेंज है अपने पास में बिल्कुल एक्सक्लूसिव वाला, लेकिन थोड़ा सा प्राइस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये तो उसके ईगो पे हर्ट कर दिया है उसने कस्टमर के। एक ऐसा कस्टमर जो यही सोच के चल रहा था कि भाई मैं तो एकदम रिची रिच हूँ, उसके ईगो को हर्ट किया है। तो बड़ी क्लेवरली वो इस तरह का डायलॉग मारता है और अब कस्टमर कहता है नहीं ठीक है फिर भी आप दिखाइए क्या है बताइए। तो अब वो उसी तरह का कपड़ा जो अभी तक पहले दिखा रहा था 1000-1500 रुपये वैसे ही कपड़े को लेके आता है, लेकिन इस बार थोड़ा तरीके से लेके आता है, डब्बे में डाल के लेके आता है, बॉक्स में डाल के लेके आता है और फिर खोल के दिखाता है और कहता है ये देखिए जी ये 14,000 रुपये पर मीटर का कपड़ा है। एंड सडनली ये 14,000 रुपये की रेट सुन के उसको अपने आप वो कपड़ा अच्छा लगने लग जाता है। तो ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं, इनके पास में एक बायस होता है, एक इल्यूजन होता है कि सस्ता है तो खराब ही होगा और महंगा है तो अच्छा ही होगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 800 1000 1200 रुपये वाले कपड़े को रिजेक्ट कर दिया और 14,000 रुपये वाले कपड़े को एक्सेप्ट कर लिया, जस्ट बिकॉज उस प्राइस टैग से उनको लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। बात समझ में आई? तो ये भी इस तरह का इग्नोरेंस और बायस और इल्यूजन जो है वो भी लॉ ऑफ डिमांड का दुश्मन बन जाता है और लॉ ऑफ डिमांड की बातों को खारिज कर देता है। नेक्स्ट क्या है? स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पेक्यूलेशन वर्ड का मतलब होता है एंटर अ रिस्की ट्रांजैक्शन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ ह्यूज गेन्स। बेसिकली मोटी भाषा में कहूं तो दाव लगाना, ठीक है। और यहाँ स्पेसिफिक टर्म्स में बात करें तो यहाँ स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ स्पेक्यूलेशन के द्वारा मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट्स की, कमोडिटी मार्केट्स की। ये स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स में क्या होता है, चलो भैया क्या हुआ बेटा जी, चलिए। ये एनसीडेक्स से है। एनसीडेक्स जो है वो इंडिया का कमोडिटी एक्सचेंज है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पे रिलायंस के शेयर आप खरीद सकते हैं, वैसे ही एक कमोडिटी एक्सचेंज होता है बेटा। और ये कमोडिटी एक्सचेंज में आप ज्वार बाजरा आटा दाल चावल चीनी आलू प्याज सोना चांदी सब खरीद सकते हैं। और ये वर्चुअल वर्ल्ड है एक, जहाँ पे कि कमोडिटीज़ को स्टॉक मार्केट्स की तरह शेयर्स की तरह ही खरीदा बेचा जाता है। अब अपन वर्ड सुने हैं तेजी और मंदी, राइट? तो कहते हैं कि भाई कपास में अभी तेजी आई हुई है, दाल में अभी मंदी आई हुई है, चीनी में तेजी आई हुई है, आलू में मंदी आई हुई है। यानी कि ये कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी शेयर प्राइसेस की तरह फ्लक्चुएट करते रहते हैं। यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन होता रहता है और इस फ्लक्चुएशन की वजह से भी कई बार लॉ ऑफ डिमांड हार सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं ये पॉइंट पे हूँ, यहाँ पे ये प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में और ज़्यादा, लेट अस से गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गोल्ड और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गोल्ड का प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं गोल्ड को इंक्रीज्ड प्राइसेस में भी खरीद लूंगा। मैं गोल्ड को इंक्रीज्ड प्राइसेस में भी खरीद लूंगा। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी लेट अस से ये सिचुएशन में है, प्राइसेस कम हो रहे हैं गोल्ड के, प्राइसेस कम हो रहे हैं गोल्ड के, लेकिन फिर भी मैं खरीदना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और ज़्यादा प्राइस गिरने वाला है। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अभी और ज़्यादा प्राइस गिरने वाला है। तो वहाँ पे मैं उसे रिड्यूस्ड प्राइसेस पे भी खरीदने से मना कर दूंगा और यहाँ पे मैं
इंक्रीज्ड प्राइसेस पे भी खरीद लूंगा। तो ये स्पेक्यूलेशन है, दाव लगाने की बातें हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस हैं। ये 100% सच निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी ये तो कोई नहीं बता सकता। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट में लोग अपनी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं और इन्फॉर्म्ड जुआ खेलते हैं। ठीक है जी। तो ये इंक्रीज प्राइसेस पे भी खरीदने को तैयार हो गए, बिकॉज आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि प्राइस बढ़ेगा आगे। यहाँ पे रिड्यूसिंग प्राइसेस पे भी खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्राइस अभी और गिरने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड डिफीट हो गया है। ठीक है जी। तो ये एक अपन ने पढ़ा। अब एक नया टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। अब एक नया टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे।